नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे टीवी चैनल टीवीसी में। आपको हम सुना रहे हैं बच्चों के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट माने जाने वाले मैथ्स से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ। अभी तक हमने आपको बताया है कि पाई की खोज कैसे हुई, हमने बताया आपको कि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ, और अब हम ऐसे ही एक और रहस्यमयी अंक को लेके हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अंक की खोज हुई और गणित में इस अंक का महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। साथ में एक सवाल मैं कहानी के अंत में आपसे पूछूंगा। जिसने ये कहानी पूरी देखी होगी वही उसका जवाब दे पाएगा, इसलिए पूरी कहानी को देखें, गणित को समझने की कोशिश करें और अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से लिखें। साथ में अपना नाम और अपना पता भी लिखें ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपका नाम का जब जिक्र करें तो आपका पता भी साथ में अटैच हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है बहुत रोचक, और इसके लिए इसकी शुरुआत के लिए आपको जाना पड़ेगा आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गणित से जुड़ी हुई जो यूनान से संबंध रखती हैं, और ठीक ऐसे ही ये अंक भी यूनान से ही जुड़ा है, और इतना रहस्यमयी कि इसके खोज होने के बाद में गणित की परिभाषाओं में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। तो चलते हैं यूनान, जहाँ आज से 2500 साल पहले एक बहुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुआ करते थे। नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस एक ऐसे गणितज्ञ थे जो गणित के अंकों पर रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, और यही नहीं, वो जिस समुदाय से जुड़े हुए थे उस समुदाय के लोग पाइथागोरस को एक देव योगी मानते थे, और उनका मानना ये था कि वो जो गणित बता रहे हैं, वो जो अंक बता रहे हैं, वो सब देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं। यानी अंकों को उस समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा पवित्र माना करते थे। पाइथागोरस ने एक नियम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में उस 90 अंश के कोण के ठीक सामने की भुजा जो बनती है, जिसे विकर्ण कहा जाता है, उसका वर्ग यानी BC का स्क्वायर होता है, बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 90 के ठीक सामने का भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के इसके और इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध कर चुके थे, और उनके समुदाय के लोग जो उनको देव योगी मानते थे वो इस पर बहुत विश्वास करते थे। साथ में जो अंकों की उन्होंने गणना की थी उनकी भी गणना को वहाँ के समुदाय के लोग बहुत विश्वास के साथ पूजते थे, और उनका मानना था कि प्रकृति सिर्फ अंकों पर ही आधारित है। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी बढ़ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं अंकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अंकों को वो बहुत पवित्र माना करते थे। उन्हीं के एक शिष्य ने एक बार रिसर्च के दौरान एक खोज की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेंटीमीटर मान लीजिए, चाहे 1 मीटर मान लीजिए, चाहे 1 mm मान लीजिए, मिलीमीटर मान लीजिए, उन्होंने एक मिलीमीटर या एक यूनिट इकाई का एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर माने जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद उन्होंने एक उसके बीच में विकर्ण खींचा, यानी आमने सामने के कोणों को जोड़ने वाला। विकर्ण का नाम आप जानते हैं कि क्या बन जाएगा, BD। अब चूंकि ये वाली भुजा AD इक्वल है BA के, जो पाइथागोरस ने पहले ही साबित किया था, तो निश्चित रूप से ये BD बन जाएगा, BD का स्क्वायर बन जाएगा BA का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर।
प्लस ए डी का स्क्वायर, ये होना चाहिए था। अगर हम जो आपने भुजा हमने एक मानी है, जो एक साइड मानी है, वो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 मीटर मान लेते हैं, तो ये हमारे पास में बी डी का स्क्वायर आ जाना चाहिए था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये निकला है बी डी का स्क्वायर। अब जब हम बी डी निकालना चाहें तो निश्चित रूप से ये बन जाएगा √2। अब इस √2 की नाप क्या होगी, पाइथागोरस के उस शिष्य की समझ में नहीं आया, और उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसकी नाप कैसे निकाली जाए, क्योंकि √2 की कोई पैमाइश नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्केल रख के इसको नापना शुरू किया। जब उन्होंने इसको नापा तो वो निकला 1.41428, और वो जितनी इसको नापते चले गए ये भी पूरा नहीं आ रहा था, आगे और सारे नंबर थे और वो कहाँ जा रहे थे, एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी की तरफ को। काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी जब उनको नहीं मिला इसका अंतिम नंबर, तो वो हार गए और उन्होंने इस समस्या को बताया पाइथागोरस को। पाइथागोरस ने भी इस समस्या पे कभी रिसर्च नहीं की थी, शोध नहीं की थी, तो वो भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी निष्कर्ष के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद जो निकली वो सामने आई। वो क्या क्या थी इसमें, सबसे पहली बात ये थी उसमें कि √2 को आप अंश और हर में इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 के नीचे क्या लिखा जाए ये किसी की समझ नहीं आ रहा था। जैसे आप लिख सकते हैं 7/3, या आप लिख सकते हैं 5/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर आप लिखना चाहें तो आप √2 को नहीं लिख सकते हैं। बहुत रिसर्च हुई, लेकिन यही √2 पाइथागोरस के लिए सिरदर्द बन गया। वजह थी कि पाइथागोरस ने जितने भी अंक बताए थे, पूर्ण अंक, वो सब परिमेय होते हैं, यानी रैशनल होते हैं। लेकिन ये जो √2 निकला था ये एक तरह से अपरिमेय था। अपरिमेय का मतलब हुआ इनरैशनल था। वजह थी उसकी कि √2 को आप डिवाइड करके नहीं लिख सकते, और ऐसी कुछ ही संख्याएं हैं जो डिवाइड करके नहीं लिखी जाती हैं। अब पाइथागोरस अभी तक जो सिद्धांत दे रहे थे वो दे रहे थे कि हर संख्या डिवाइड करके लिखी जा सकती है, यानी अंश और हर में लिखी जा सकती है। लेकिन ये √2 आया, इसने नई सिरदर्दी दे दी, और इसने पाइथागोरस के तमाम सिद्धांत जो उन्होंने दिए थे, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को बताए थे, जो अंकों को देवता मानते थे, उन लोगों को जब बताया, उन तक ये बात अगर पहुंचती तो पाइथागोरस के सारे सिद्धांत ही उलट हो जाते। यानी कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो अपरिमेय हो सकती हैं, जिन्हें अंश और हर के हिसाब से नहीं लिखा जा सकता। उनमें से एक संख्या ये भी थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि पाइथागोरस के उन शिष्य का नाम था हिप्पासस, और हिप्पासस ने जब √2 की खोज कर ली और वो अपरिमेय निकल गया, इरेशनल निकल गया, तो सवाल सामने आया कि अब अगर ये उन लोगों को बताया जाए कि अभी तक पाइथागोरस का जो सिद्धांत था वो गलत था, अपरिमेय संख्या भी होती है परिमेय के अलावा, तो निश्चित रूप से उन लोगों को झटका लगता, उनको एक सदमा लगता, क्योंकि वो अंकों को देवता मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि हिप्पासस को मौत की सज़ा सुनाई गई गुप्त रूप से, और ये भी कहा जाता है कि उन्हें समुद्र में डुबा के मार दिया गया ताकि √2 के बारे में जानकारियाँ लोगों को ना मिल सके। लेकिन आप जानते हैं कि अगर सच हो तो वो समुद्र के 7 तहों के नीचे भी दबा के रख दिया जाए, आप उसको हिमालय पर्वत की चोटी पे भी जाके छुपा के रख दें, लेकिन एक ना एक दिन सच सबके सामने आता है। √2 के साथ भी यही हुआ। √2 दुनिया को पता लगा और दुनिया को समझ में आई, गणितज्ञों को बाकी के,
कि अपरिमेय संख्या भी कुछ होती है, इरेशनल नंबर भी कुछ होता है, और वो निकला √2 यानी 1.41428। इसको अधिकांश चूंकि हम यूज़ करते हैं पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक का, इसलिए ये जो नंबर है 1.41 ही माना जाता है। ये थी √2 के उदय की कहानी, √2 कहाँ से निकल के आया। लेकिन ये √2 जब आया तो इसने बहुत सारी गणित में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। आपके जीवन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो √2 पर डिपेंड करती हैं, जिसमें √2 होता है। आप चाहें तो उसको नाप के देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाइए, इस वर्ग में एक विकर्ण खींचिए, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है इसका वर्ग करेंगे प्लस इस लाइन का वर्ग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2। ये जो √2 है ये आप नाप नहीं सकते कैसे किस तरह से आप इसको करेंगे, लेकिन अगर आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है इस समस्या का तो आप कर सकते हैं। √2 को नापना हो अगर तो आप स्केल रखिए और यहाँ से यहाँ तक की नाप को निकाल दीजिए। वो नाप आएगी 1.414 के लगभग, यानी 41 के आसपास वो नाप आएगी। इसीलिए √2 का नाप 1.41। वैसे तो 28 भी लगाते हैं, उसके आगे और नंबर भी होते हैं और एंड सो ऑन तक वो चले जाते हैं, अनंत तक के चले जाते हैं। लेकिन आप अपने घर में बैठ के सिर्फ एक ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखिए और आप चाहें तो आप 90 का डिग्री का कोण बनाते हुए वर्ग बनाइए और उससे आपको √2 की माप पता लग जाएगी। लेकिन इसको अंश और हर में, यानी जिस तरह से ये होता है, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक और उदाहरण जो आपको लगेगा कि ये आपके काफ़ी नज़दीक है, वो ये है कि आपने देखा होगा जब आप कॉपी किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं तो कई बार आप A4 साइज का एक कागज़ भी खरीदते हैं, पूरा कई लोग तो पूरा बंच खरीदते हैं उसका, और वो एप्लीकेशंस लिखने में या किसी और चीज़ में काम आता है। उसका साइज़ होता है A4। A4 का साइज़ कुछ इस तरह से होता है। उसकी लंबाई होती है, ये जो खड़े में दिख रही है आपको, ये लंबाई है 297 मिलीमीटर, 297 मिलीमीटर, और ये जो चौड़ाई है ये होती है 210 मिलीमीटर। अगर आप 297 को 210 से डिवाइड करेंगे, 297 को 210 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 1.4128। यानी इन दोनों को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और खासियत है इस A4 साइज में, अगर आप इसको हाफ से मोड़ दें तो जो आपका नई आकृति आपके पास मिलेगी फिजिकली, वो मिलेगी आपकी ये आकृति इतनी। इसको अगर आप इसकी चौड़ाई और इसके लंबाई की उसको भी डिवाइड करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे तो वो भी आएगा 1.4128। फिर आप इसको और काट दीजिए, आप यहाँ से इसको आधा कर दीजिए, ऐसे पलट दीजिए, तो जब आप इसको पलटेंगे तो कुछ इस तरह से आकार इसका मिल जाएगा और वो बन जाएगी एक और आकृति जिसके ये चौड़ाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी। फिर लंबाई को चौड़ाई से आप डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा ठीक यही। ये चमत्कार है, लेकिन ये अंकों का चमत्कार है, ये गणित का चमत्कार है, ये कोई किसी देवता का आशीर्वाद वाला चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ गणित का चमत्कार है कि आप कितनी बार भी इसको मोड़ते जाइए, आधे आधे A4 साइज के कागज़ को A3 बना लीजिए, उसका A2 बना लीजिए उसका, लेकिन अंत तक आपके पास नंबर
जब आप लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर यही आएगा 1.428। तो ये आपके आसपास है, इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। और अगर ये नहीं मिल पा रहा है आपको A4 साइज का पेपर, इसीलिए ये जो A4 साइज का पेपर है इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था ने ISO 216 का नंबर देते हुए, मानक नंबर देते हुए इसको जब एक लाइसेंस दिया निकालने इसको बनाने का, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही मानक रखा गया 297 और चौड़ाई उसकी रखी गई 210। अब आप जहाँ भी कहीं फोटो स्टेट निकलना आपको कॉपी चाहिए या आपने कहीं से भी खरीदना हो, अगर A4 साइज का आप खरीद रहे हैं नंबर कागज़, तो उसकी लंबाई होगी 297 और उसकी चौड़ाई होगी 210। और उन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा ये। उसका फ़ायदा ये हुआ कि फ़ोटोस्टेट की अलग अलग कंपनियों ने मशीनें बनानी शुरू की, और भी जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है वहाँ पे जब ये सब लगने लगा तो साइज़ कागज़ का सेम ही रहा, इसलिए मशीनों के अलग अलग आकार बनाने की समस्या का समाधान हो गया। सब मशीनें एक ही आकार से बनने लग गई, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये इसका मानक स्टाइल है, माप है। और गज़ब ये कि अगर आप लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वही √2 यानी 141.4128। खास बात यही कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, डिवाइड करते जाइए, आगे 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 नंबर मिलते जाएंगे और ये आपको ले चलता है अनंत की यात्रा पर, यानी इन्फिनिटी की यात्रा पर। यानी अंक भी बताते हैं कि गणित में कुछ भी संभव है, अनंत तक की यात्रा है। हमने अभी तक जितना गणित को खंगाल लिया है हमारे गणितज्ञों ने, वो कुछ भी नहीं है, अभी तो यात्रा अनंत तक की है, आगे तक की है। तो ये थी √2 की कहानी। और अब आज का सवाल आपको बताना है कि पाइथागोरस के उस शिष्य का नाम क्या था जिन्होंने √2 की खोज की अपनी रिसर्च के दौरान। आप इसका जवाब लिखें कमेंट बॉक्स में और अपना नाम और अपनी जहाँ से आप देख रहे हैं इस वीडियो को वो नाम भी लिखें। अगर हो सके तो अपने स्कूल का नाम भी दीजिए, हम स्कूल का नाम भी बताएंगे, जगह का नाम भी बताएंगे और आपका नाम भी लेंगे। और आपके लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में हम जारी करेंगे। फिलहाल ये थी √2 की कहानी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगली वीडियो से पहले आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और गणित से डरना मना है, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।